सबसे पहले तो कुणाल को गेस्ट नहीं मिला है। कुणाल के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। No, I'm just You have telling to you. realize that when it comes to the arts field, Look at when him. it comes to Look at him. He's running the away. artists and what they want to achieve, they are best left alone. This is the normal. Yeah, please do it. Hello? I hope you have the courage and the spine to answer these questions. It is time that your mockery ends. Your mockery of the Indian system comes to an end. Conclude now. That's all. The point is made. इसलिए जो है ये मुझे पकड़ के ले आया है और हम लोग जो फ्रेंडली टॉक करते हैं उसको ये शो में रिकॉर्ड करना चाहता है। बिल्कुल। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत। मतलब मेरे को जो पर्सपेक्टिव मिल रहा है तुम्हारी बातें सुन के, वो मैं चाहता हूँ कि और लोगों को मिले। नो, आई लव टू टॉक। हाँ। Hello, ladies and gentlemen. Today is the first time we are repeating a guest on the podcast, and today with us is Kanhaiya Kumar. Not student, not MP, just an active citizen. इस देश की सत्ता ने जब जब अत्याचार किया है, जेएनयू से बुलंद आवाज आई है और हम उसी को दोहरा रहे हैं। Demanding equality is revolution. Yes, we need revolution and I am revolution. इनको दर्द होता है कि गरीब का बच्चा क्यों करो। अरे गरीबी मत बेचो, गरीबी बेचता है। प्रधानमंत्री की गाली दे रहे हैं, बताइए। अरे प्रधानमंत्री बन रहे हो, गरीबी मत बेचो। भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे टाइम पास। हम एक्चुअली कुछ प्रिपेयर्ड नहीं हैं, पर मेरे एक दो सवाल थे जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर चुका हूँ लाइफ में, पर वो मैं लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक तुमको ही वो सब्जेक्ट्स के बारे में बात करना चाहिए। हम एक बार बात कर रहे थे एक चीज़ के बारे में, विच वॉज नेगोशिएशन विद सेल्फ। नेगोशिएशन विद सेल्फ, ये एक्चुअली हर कास्ट, हर क्लास, हर रिलीजन, हर कल्चर, हर आइडेंटिटी के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है कि आप सेल्फ के साथ कैसे नेगोशिएट करते हैं। कोई भी इंसान जब अपने बारे में सोचता है तो वो जो जूझ रहा होता है, सबसे पहला सवाल उसके मन में होता है कि ये मुझे क्यों झेलना पड़ रहा है। फिर उसी के बेसिस पे जो आपके लाइफ का क्राइसिस होता है, आप अपने लाइफ में एक एम्बिशन तय करते हैं कि मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है। तो एक जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है आपका, जिसके बेसिस पे दुनिया आपको जज कर रही होती है, आप जब पहली बार उसको नेगोशिएट करते हैं या उससे जब आप इंटरेक्ट करते हैं, वो फीलिंग और वो एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जैसे कि मेरा नाम कन्हैया ही क्यों है। मेरी क्या पहचान है? इस भवन में अभी अगर कोई मच्छर है तो उसके लिए मेरी पहचान है बढ़िया मांस, मस्त आदमी है, खून काफी होगा। तो मेरी पहचान तो देखने वाले पे निर्भर हो गई ना, हो गई कि नहीं हो गई? दुनिया तुम्हें किसी भी नाम से पहचाने, तुम्हारे भीतर तुम्हारा कोई नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाते हैं आपसे नेगोशिएशन करते हुए कि आपको साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है, आपको इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है, फिर आपको यूपीएससी करनी है कि आपको बिजनेस करना है, आपको आर्ट में जाना है कि आपको सिनेमा में जाना है, ये सारे सवाल से आप जूझते रहते हैं और ये जो जद्दोजहद है यही आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता रहता है। आज हम जिस स्टेज पे खड़े हैं, हमने अपनी पीएचडी कंप्लीट की, हमने अपनी पढ़ाई पूरी की। मैं ये सोचता हूँ कि समाज जो है वो हमारे शरीर की तरह है। मान लीजिए कि हमारी नाक बहुत लंबी हो जाए तो मैं स्वस्थ नहीं कहलाऊंगा। तो मुझे लगता है कि इक्वलिटी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है और ये इक्वलिटी जेंडर के बेसिस पे भी होना चाहिए, कास्ट के बेसिस पे भी होना चाहिए, रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे भी होना चाहिए, लिंगुअल बेस पे भी होना चाहिए। ये एक आदर्श है। दिस इज नेगोशिएशन विद सोसाइटी। उसका बेसिस एक्चुअली आपके खुद के साथ जो आपका नेगोशिएशन है उससे तय होता है। तो मैं जो खुद से जो नेगोशिएट कर रहा हूँ तो उसमें अगर मैं कुछ मोटी मोटी बात करूँ तो सबसे पहली बात कि मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए
कि पैसे की चिंता से ही जो एक आप शांति जीवन में चाहते हैं वही चला जाए। ये जरूरी नहीं है कि ये दूसरे के लिए भी सही हो, मैं खुद के लिए सोच रहा हूँ। समझ लो पैसा ऑक्सीजन है। अभी हम सब यहाँ बैठे हैं, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ऑक्सीजन नहीं पी रहा, ठीक है ना? लेकिन क्या हम यहाँ इसलिए बैठे हैं, इसलिए जिंदा हैं, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन पीते रहें? ऑक्सीजन ना हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो बात ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या ये सारी चर्चा ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं? ऑक्सीजन सिर्फ एक एनेबलर है, उसके होने का कोई विशेष महत्व नहीं इसके अलावा कि शरीर चलता रहेगा उससे। पर हम सिर्फ शरीर चलाने के लिए तो जिंदा नहीं रहते ना। तुम में से कितने लोग सुबह उठते हो तो सोचते हो एक और दिन, आज खूब ऑक्सीजन पिएंगे। हाँ, ऑक्सीजन ना हो तो दिन बीतेगा नहीं, 5 मिनट भी नहीं बीतेंगे, 5 मिनट भी ज्यादा कह रहा हूँ, 3 मिनट 2 मिनट भी नहीं बीतेंगे, मर जाओगे। पर हम क्या ऑक्सीजन के लिए जिंदा है? कौन है भाई? यस सर। Sorry, no comment. नो सर। अब ऐसी तो हालत है, यस सर तुरंत नो सर बन जाता है। अब बोल रहे हो यस सर तो कायम रहो कम से कम। ऑक्सीजन प्रताप सिंह नाम है हमारा। तो इस तरीके से आप सेल्फ के साथ नेगोशिएशन करते रहते हैं, उससे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉन्सेप्ट बनता है, उसी के साथ आप सोसाइटी के साथ नेगोशिएशन करते रहते हैं। लेकिन क्लास, कास्ट, रीजन, रिलीजन जो आपकी आइडेंटिटी है, जिसको आप सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक आइडेंटिटी कहते हैं या कल्चरल आइडेंटिटी कहते हैं, उसके बेसिस पे आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं और कुछ चीज़ें आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये राइट टू एक्सेसिबिलिटी का क्वेश्चन यहाँ पे इमर्ज होता है। मेरा मानना है कि एक इंसान के साथ जब कई तरह की चीज़ें जुड़ी होती हैं तो इंसान को सिर्फ एक आधार पे नहीं जज करना चाहिए, और इंसान को भी अपने जीवन के किसी एक पहलू को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। ये सारे पहलू इम्पोर्टेंट हैं। मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट ये सवाल भी है कि मैरिज इंस्टीट्यूशन का क्या होगा, सेक्सुअलिटी पे लोगों का क्या पोजीशन होना चाहिए, इकोलॉजी जो है उस देश में क्यों नहीं एक पॉलिटिकल क्वेश्चन बन रहा है, जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है उस पर क्या पोजीशन होना चाहिए। पृथ्वी पर तो जीवन दोबारा वापस आ जाएगा, इंसान मिट जाएगा जैसे एक समय में डायनासोर मिटे थे। डायनासोर मिटे फिर जीवन दूसरे रूपों में आ गया ना। या जब डायनासोर मिटते हैं तो तब ये कहेंगे कि सेव द अर्थ। डायनासोर भी इतने पागल नहीं थे कि वो कहे सेव द अर्थ, उन्हें दिखा था कि हम मिट रहे हैं, पर आदमी कहता है सेव द अर्थ। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। ज़िंदगी जीते हुए आपको जीवन के हर पहलू से जब जूझना पड़ता है तो आपको हर पहलू के साथ भी जुड़े रहना चाहिए। जैसे करंटली जो मैं अपने दोस्तों को या मेरी लाइफ में जिनसे भी इंटरेक्शन होती है, एनालाइज ही नहीं कर पा रहे कि क्यों कर रहे हैं, आगे क्या होगा। सबके प्लान जैसे 10 साल बाद के कि 15 साल बाद मैं ये करूँगा, 14 साल बाद मैं ये करूँगा, पर मैं आज क्या कर रहा हूँ उस पर कोई मतलब या तो पोजीशन में ही नहीं है सवाल उठा सके, या तो पोजीशन में है तो उसको अवॉइड ही कर रहा है वो सवाल को कि वो आज क्या कर रहा है। देखिए, एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड आपने यूज किया है, प्लान। लाइफ में ये सब जो है घूम घूम के हमारे पास आते रहता है, और पता नहीं लाइफ का प्लान से क्या दुश्मनी है। आई डोंट नो, वॉट एवर यू विल प्लान लाइफ विल टीच यू। कि आप जो भी प्लान कर लो लाइफ उसको पलट देगा। फिर लाइफ जो सिचुएशन क्रिएट करेगा ना उसके हिसाब से आप दोबारा प्लान करना शुरू कर दोगे। मैं ये नहीं कहता कि प्लान नहीं करना चाहिए। आपने कहा ना इंटरव्यू शुरू करते हुए कि टाइम पास करेंगे, तो प्लानिंग इज अ वेरी गुड टाइम पास। आप टाइम पास कीजिए, लेकिन आपका सारा प्लान जो है ना वो रियलिटी को सुपरसीड नहीं कर सकता है। अब ये कन्फ्यूजन क्यों होता है? आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है कि हम खुद को नहीं जानते हैं, खुद से बात नहीं करते हैं, हम कौन हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। Have you ever tried to find out who you really are? Because from that answer will emerge another answer. What should I do? Where should I go? That's an important question, right? For any young man, it's an important question. What should I do? In which direction should I go? You can get
the answer to that question only when you first ask yourself, who am I? What am I trying to be? What am I pretending to be? Am I just a son? If you are a son, then all you will do is fulfill the expectations of parents. Who am I? An unemployed man searching for a job. If you are that, an unemployed man searching for a job, then you will go for whatever employment you get. Who am I? होता क्या है कि एक ऑब्जेक्टिव कंडीशन होती है और उस ऑब्जेक्टिव कंडीशन, मैंने आपको कहा कि ज़िंदगी आपके लिए जो परिस्थिति पैदा करेगी आपको चलना उस पे होगा। तो वो ऑब्जेक्टिव कंडीशन में आप अपना ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं और उस ज़िंदगी को जीते हुए जो आपकी समस्या होती है, उस समस्या से एग्जिट के लिए आप एक खूबसूरत सा प्लान बनाते हैं। ठीक है, मसलन कि आप स्कूल में पढ़ रहे थे, हाँ, तो स्कूल में आप पढ़ रहे थे तो आपकी बड़ी इच्छा थी कि मैं अच्छा गायक बनूं। तो गायक तो आप ऐसे बन नहीं जाएंगे, जिंदगी अगर आपके लिए कुछ और तय करके रखी है तो आप गायक नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपके मन में ये इच्छा है और आप इंजीनियर बनने के बाद जब कॉर्पोरेट की नौकरी करने के लिए गई, तब भी ये इच्छा आपकी जो है वो बनी हुई है। कभी 3-4 दोस्त खड़े हैं, कॉफ़ी का मग हाथ में लिया और जो है किशोर कुमार का गीत गुनगुना रहे हैं। किसी दोस्त ने कंप्लेन, अरे यार बहुत अच्छा गाते हो, टिकटॉक वीडियो बना करके डाल दो। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आता है, हमका यहाँ पे मार्केट आता है। वो आपके इमोशंस, फीलिंग्स, आपके लाइफ के प्लान, ड्रीम, उसके साथ वो ऑपरेट करना शुरू करता है। शेर को दौड़ाओ, तुम बोलो दौड़ लगा, दौड़ लगा। 8 किलोमीटर आगे उधर बहुत बड़ा घास का मैदान है और उसको तुम पूरे तरीके से आश्वस्त कर दो कि घास ही घास है वहां पे, घास ही घास है वहां पर, तो इतना तो पूछेगा ना कि घास के बीच एक आध हिरण है कि नहीं, और घास ही घास है तो हिरण की अपेक्षा हम तुमसे भी काम चला सकते हैं। शेर भी इतना मूर्ख नहीं होता कि तुम उसे घास का लक्ष्य दो और दौड़ जाए। तो एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हर जगह पे लैकिंग है मेरे हिसाब से, बिकॉज मैं इतने लोगों से पूछता हूँ कि तू क्यों कर रहा है बच्चा, तू बोलता है 4 साल हो गए शादी को, तो मैं क्या करूँ। तो अगर उसके पास क्या करने का आंसर नहीं है तो बच्चा क्यों कर रहा है। लाइक अगर तो वो है कि हमें फीड किया गया है कि ऐसे 10 लाख लोग एक चीज़ कर रहे होंगे ना तो वो सही ही होगी। उसके लिए टर्म है सोशल कंडीशनिंग, कि आप जिस समाज में पैदा हुए हैं उस समाज के अपने टर्म्स एंड कंडीशन है, उसकी अपनी मॉरलिटी है, उसमें राइट रॉन्ग का जो है एक लिस्ट बना हुआ है और उसी के हिसाब से वो आपको कंडीशन करती है। ये समाज क्या चीज़ है, मैं बताता हूँ समाज क्या चीज़। जैसे तुम्हारा कपड़ा है ना, वैसे समाज है। तुम्हारा निर्माण है समाज। ये कपड़ा तुम पहनते हो या कपड़ा स्वयं आके तुम्हारे ऊपर चढ़ गया है? तुम पहनते हो और तुम उसे पहनते हो तुम्हारी सुविधा की खातिर। कपड़ा तुम्हारे लिए है, तुम कपड़े के लिए नहीं हो। जो कुछ भी तुम निर्मित करते हो वो तुम्हारे लिए होता है, तुम उसके लिए नहीं होते। मनुष्य ने समाज निर्मित किया है, लेकिन खेद की बात यह है कि हम वहां पहुंच गए हैं जहां समाज मनुष्य को निर्मित करने लगा है। फैमिली में जो सीनियर हैं वो आपको बार बार यही कहेंगे कि तुमको अनुभव नहीं है, तुमको तजुर्बा नहीं है, हम इस लाइफ को झेल लिए हैं, तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है कि हम तुम्हारे लिए तय करें कि तुम्हारे लिए क्या बेटर है। और आप जो कहेंगे उसको आइडियलिस्टिक कहा जाएगा और वो जो कहेंगे उसको व्यवहारिक कहा जाएगा, कहेंगे ये प्रेगमेटिक है आपके लिए। मेरे लिए क्या प्रेगमेटिक है ये हम तय करेंगे। Exactly. मेरी लाइफ में मेरा तजुर्बा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लाइफ मेरी है। जब ठंड लगेगी तो मेरे फादर महसूस कर सकते हैं कि मेरे बच्चे को ठंड लग रहा है, लेकिन कितनी ठंड लग रही है सिर्फ मैं जानता हूँ। ये सिर्फ मुझे पता है कि मुझे पतला कंबल चाहिए कि मोटा कंबल चाहिए। अब इस चीज को हर कोई कह दे या हर कोई तोड़ दे, ये आसान नहीं है। तुम समझना भी नहीं चाहते कि तुम जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि सब करते हैं, मेढकों के भी बच्चे होते हैं, हमारे भी होंगे। कबूतरी ने बच्चा दिया कि नहीं दिया? दिया, तो मैं भी बच्चा दूंगी। तुम ऐसे जीना चाहते हो?
बोलो। तुम नहीं समझना चाहते तुम कौन हो, तुम नहीं समझना चाहते कि जीव क्या है, तुम नहीं जानना चाहते कि जन्म कहते किसको है। और अगर तुम ये नहीं जानते तुम किसी को जन्म क्यों दे रहे हो, अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम्हारे जन्म का क्या अर्थ है, तो तुम किसी और को जन्म क्यों दे रहे हो बताओ। पहली बात, ये व्यक्तिगत दृष्टि से तुम्हारा अपराध हुआ। दूसरी बात, जिसको तुमने जन्म दिया तुम उसके प्रति बहुत बड़े अपराधी हो गए। लेकिन आप देखेंगे वही सोशल कंडीशनिंग की जब बात आती है कि जब धीरे धीरे बहुत सारे लोग इसको तोड़ना शुरू कर देते हैं तो सोशल कंडीशनिंग का परिभाषा भी बदल जाता है। फिर उसमें नई चीजें जो हैं वो प्लग इन हो जाती हैं और पुरानी चीजें जो हैं वो पुराना कह करके या अव्यवहारिक कह करके उसको पीछे छोड़ दिया जाता है। ये प्रोसेस है। अब इसमें दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मार्केट को ये पता है कि मैरिज इंस्टीट्यूशन नहीं चल रहा है, वो जानता है ये कैसे चलेगा। शादी की उम्र जो है अगर 15 साल से, आज से अगर आप 100 साल की बात करें, वो बढ़ करके अगर 35-40 पे चला गया है तो सेक्सुअली वो इंसान जो है वो तो 15 साल में ही एक्टिव हो गया है। लेकिन मोनोगमी टूट करके सोसाइटी क्या होगा, उसकी क्या मॉरलिटी होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, वो तय नहीं हुआ है। तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है कि आप सब कुछ कर लीजिए, आप नौकरी नहीं कीजिए, आप कैमरामैन बन जाइए, वीडियो बनाइए, फिर घूम करके आइए, या कॉर्पोरेट की नौकरी कीजिए, फिर गिटार बजाने लीजिए, सीक्रेट सुपरस्टार बन जाइए। ये सब करते हुए आखिर में जो है आप शादी कर लीजिए। हाँ, शादी कर लीजिए, 3 BHK फ्लैट खरीद लीजिए, और फिर जो आपके बाबूजी ने आपको कहा ना कि तुम्हारे लिए क्या व्यवहारिक है वो हम तय करेंगे, वही आप अपने बच्चों के साथ कीजिए कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है वो हम तय करेंगे। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मैरिज इंस्टीट्यूशन इज अनचेंज्ड, मतलब शादी जैसे होती थी वैसी होती है, पर ये एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को तोड़ मरोड़ के मॉडिफाई कर कर के सेल्फ और पार्टनर के साथ नेगोशिएट कर करके सब लोगों ने इसको अपना एक ट्विस्ट देने की कोशिश की है। और ये नेगोशिएशन क्या एक नया स्ट्रक्चर तैयार करेगा। चीज़ें वक्त के साथ इवॉल्व होती रहती है। मशीन में तो ये बात हम मान लेते हैं, जैसे कप गिर गया, फूट गया, नया कप ले आए। ह्यूमन रिलेशनशिप में हम ये नहीं कर पाते हैं। ठीक है कि बाप मर गया तो नया बाप बना लेते हैं, उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता है, वो हमेशा नया बनता है, नए तरीके से तैयार होता है। तो पुराना जो चल रहा है और उसके रिप्लेसमेंट में जो नया तैयार हो रहा है, उसके बीच का जो टाइम होता है उसको कहते हैं संक्रमण, ट्रांजिटरी फेज बोलते हैं उसको। उसमें बहुत सारी चीज़ें इंसान तय नहीं कर पाता है। और ये जो फेज है, स्पेशली मैं जब आपको कह रहा हूँ तो उसका एक अपना एक ऑब्जेक्टिव कारण है जिसके चलते ये पुराना लग रहा है और नए की ज़रूरत महसूस हो रही है। वो है कि आपके जीवन से जुड़े हुए किसी भी पहलू में जब कोई एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक हो जाएगा तो आपके जीवन की सारी पहलू पे उसका एक असर होना शुरू हो जाएगा। तो जो सोसाइटी के मॉरलिटी को हम फॉलो करते आ रहे हैं वो बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ जो है वो तैयार हुआ है, लाइक न्यूक्लियर फैमिली। इससे पहले तो जब खेती एग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी थी तब तो जॉइंट फैमिली की जरूरत थी, क्योंकि तुम अकेले बीज लेकर के चले जाओगे तो बाकी काम कौन करेगा। तो जॉइंट फैमिली की जरूरत थी सर्वाइवल के लिए। जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई तो जॉइंट फैमिली की जरूरत खत्म हो गई और उसकी जगह पे न्यूक्लियर फैमिली बनना शुरू हो गया। जब हम अब पोस्ट इंडस्ट्रियल टाइम में आए हैं तो एक्चुअली न्यूक्लियर फैमिली के भी कैरेक्टर बदल जाने हैं। आपकी गर्लफ्रेंड जो है अपने फोन का पासवर्ड आपको नहीं देती होगी, आपने तो अपना जो है 7 जन्म का वादा किया है, यहाँ फोन का पासवर्ड लोग नहीं शेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये नए तरीके से वो तैयार हो रहा है। जब तक वो नया नहीं बन जाएगा तब तक जो है लोग ये तय करने में मुश्किल होगी कि क्या हमको करना है क्या नहीं करना है। यहाँ मार्केट और सोशल अथॉरिटी दोनों क्या करता है कि आपके जीवन में एक इंटरवेंशन और इम्पोर्टेंस जो है वो बना के रखता है और अपने तरीके से जो है वो आपको मोल्ड करते रहता है। अगर आप कुछ तोड़ रहे हैं तो आपको ये कहता भी रहेगा कि गलत है, लेकिन आपको जो है पूरी तरीके से आउटकास्ट भी नहीं करेगा। हाँ, रखेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 34-32 का जीन्स पहनते होंगे, तो वो जो कंपनी जीन्स बना रही है ना वो पॉसिबिलिटीज के हिसाब से बना रही है, वो कुणाल कामरा के लिए नहीं बना रही है। Exactly.
लेकिन आपके लिए तो आपकी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है ना। जब आप जींस खरीदने के लिए गए हैं तो अगर मान लीजिए कि आपको 30 टाइट हो जाता है और 32 ढीला हो जाता है, लेकिन 31 का तो जीन्स ही नहीं है, तो यहाँ आपके चॉइस जो हैं वो आपको मोल्ड करना पड़ता है जो अवेलेबल विकल्प हैं उसके हिसाब से। अब हम आते हैं मैरिज इंस्टीट्यूशन पे। नया तैयार नहीं हुआ है, पुराने में जो है आप सेटिस्फाई नहीं है, उसको आप करना नहीं चाहते हैं, तो जो पॉसिबल है वो उसी को आप अडॉप्ट कर लेते हैं। तो सोशल कंडीशनिंग के हिसाब से जब करोड़ों लोग शादियां कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ठीक ही होगा माँ बाप का चल गया तो हमारा बाप चल ही जाएगा, इस आधार पे आप कर लेते हैं। लेकिन ये चलना तो है नहीं है इससे, इसमें तो आपको नए नेगोशिएशन टर्म चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि समाज के सामने शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में होता है, बारात लाई जाती है, बाजा बजाया जाता है, अल्टीमेटली आपको बेडरूम एक्सेसिबिलिटी मिलती है और वहाँ नए तरीके से सेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन तैयार होते हैं कि ये होगा ये नहीं होगा। अब समस्या जो है वो ये है कि कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इसने सोसाइटी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को ये लेकर के आया। उसकी अपनी ज़रूरत थी, उसको लगातार प्रोडक्शन बढ़ाना था, प्रोडक्शन कॉस्ट उसको कम करना था, और इसने जो है एक नई दुनिया बनाने की संभावना को पैदा किया है जो दुनिया बन रही है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन के बाद की दुनिया, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के बाद की दुनिया, जिसमें मोबाइल जो है, मतलब मोबाइल आपके लिए आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एक सेल्फ के साथ वो इस तरीके से अटैच हो गया है, तो मार्केट तो यहाँ पे आएगा ना। एग्जैक्टली, मार्केट तो यहाँ पे आएगा और मार्केट जो है उस डिवाइस को जो है अपने फ्लोरिश होने के लिए इस्तेमाल करेगा। यहाँ अगर आप सेल्फ से बात किए हुए हैं तो आप तय करेंगे कि ये जो हमारे सेल्फ के साथ ये डिवाइस अटैच हुआ है, इसमें आपको क्या चाहिए ये आप तय कर पाएंगे, ये आप डिटरमिन कर पाएंगे। क्योंकि इस नए रेवोल्यूशन ने एक चीज और तय किया है कि कंज्यूमर ही प्रोड्यूसर भी बन गया है। फॉर यू योर फॉलोअर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आपको इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है उसी के हिसाब से मार्केट में आपकी वैल्यू है, तो फॉलोवर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अब इसके हिसाब से आप देखेंगे कि नए तरीके का कंडीशनिंग हो रहा है कि जो राइट विंग बात करने वाला आदमी है वो फॉलोवर ना लूज कर जाए, इसलिए वो राइट विंग बात ही किए जा रहा है। और देखिए यहाँ सेल्फ से नेगोशिएशन करने की कितनी जरूरत होती है कि मान लीजिए कि 3 तलाक पे आपका कोई और पोजीशन हो, लेकिन फॉलोवर्स के जो प्रेशर हैं उसमें आप वो बात बोलेंगे जो बात आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे बताइए कि क्या इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अगर आप सेल्फ के साथ नेगोशिएशन नहीं करेंगे तो ये विशियस सर्किल के जो आप बात कर रहे हैं वो बार बार आपकी जिंदगी में आता जाएगा और आप हमेशा किसी और चीज से डिटरमिन होते रहेंगे। ये खुद की जिंदगी आपकी खुद की नहीं रह जाएगी। गौर से देखो कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो आ कहां से रहा है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम्हें अच्छा लग ही कैसे रहा है, और इसके पीछे जाकर देखो कि तुमने सीख कैसे लिया किसी चीज को अच्छा मानना। किसने सिखाया तुमको कि फलानी चीज अच्छी है? ये जितनी भावनाएं हैं, जितने ओपिनियंस हैं, ये सब हटा दिए जाएं तो तुम बचोगे भी, तुम्हारा वजूद ही नहीं बचेगा। और ये सब भावनाएं आ रही हैं बाहर से, मतलब हमारा सारा वजूद ही आया है बाहर से। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। हम ये देखने की जगह कि जो हमें अच्छा लगता है क्यों लगता है और जो बुरा लगता है क्यों लगता है, ये सब हमने कैसे पकड़ लिया, कैसे सीख लिया। हम लगे रहते हैं अपनी पसंद का पीछा करने में और नापसंद से पीछा छुड़ाने में। ये पागलपन नहीं है क्या? लेकिन एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने तो मोबाइल नहीं बनाया ना, हम में से किसी ने नहीं बनाया ना, फिर भी मोबाइल आ गया ना, और मोबाइल आता ही जा रहा है ना। तो ये जो जीवन के बढ़ने की गति है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कोई कितना भी कोशिश कर ले उन पुरानी संस्थाओं को बचाने की, वो बच नहीं सकता है। और जो नई लड़ाई है हमारे ज़माने की, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाला है वो है इंडिविजुअल का क्वेश्चन, कि आई एम इंडिविजुअल, आई विल डू ए फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट विथ ए स्टेट, कि हमको प्राइवेसी चाहिए, हमको फालतू का प्रचार नहीं चाहिए, हमको बेडरूम में जो है सर्विलांस नहीं चाहिए, हमको साफ पानी चाहिए,
हम एजेंडा को जो है तय करेंगे, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट होगा। और सोशल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वेदर इट इज मैरिज इंस्टीट्यूशन और अदर इंस्टीट्यूशंस, जॉइंट फैमिली या जो रिलीजियस अथॉरिटी भी है उसके साथ भी उस तरीके से वो नेगोशिएट करेंगे। पर रिलीजन से मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा नेगोशिएशन रिलीजन से होता है। देखिए वो जो मैंने आपको कहा कि सेल्फ के लिए 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हु आई एम, व्हाट इज माय एग्जिस्टेंस, एंड आफ्टर दैट मेरे साथ क्या होगा। तो ये 3 सवाल जो है ना, उसका सबसे सिंप्लीफाइड आंसर रिलीजन देता है। सिंप्लीफाइड आंसर, बहुत सिंप्लीफाइड आंसर, जिसमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, रैशनल अप्रोच डालने की जरूरत नहीं है। जो बात नहीं समझ में आए उसको कह देना है कि ये आस्था का सवाल है। भगवान की वजह से। हम तो ऋषियों की संतान है ऐसा मानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति ये मानती है कि हम ऋषियों की संतान हैं। जो लोग ये कहते हैं कि वो बंदरों की औलाद हैं, ऐसे लोगों की भावनाओं को भी मैं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अगर जो लोग ये मानते हैं, मैं ये मानता हूँ, भारतीय संस्कृति ये मानती है कि हम ऋषियों की संतान हैं। ये सबसे सिंप्लीफाइड आंसर देता है, इसीलिए हजारों हजार साल से ये चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है। इसीलिए आज अभी आप देखेंगे कि अभी जो हमको रूल करना चाह रहे हैं ना, वो इसको ही अपना आधार बना लिए हैं। श्री राम भारत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमने कभी भगवान राम और अयोध्या के डीएनए को ठीक से जाना ही नहीं। भगवान राम भारतवासियों के डीएनए में मौजूद है। पूर्वजों का डीएनए नश्वर नहीं होता, यानी ये कभी नष्ट नहीं होता। दूसरे धर्मों के लोग भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारत के नागरिक होने के नाते भगवान राम उनके पूर्वज हैं। मंदिर भी बनेगा, स्मारक भी बनेगा, मूर्ति भी बनेगा, चबूतरा भी बनेगा, राम कथा गैलरी भी बनेगा, ऑडिटोरियम भी बनेगा। नौकरी देना तो भगवान के हाथ में है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार फोटोशूट करेगी। सरकार का कोई काम ही नहीं है। तो रिलीजियस थियोलॉजी को अगर रूल करने का बेसिस बना लिया जाए तो रूल करना सबसे आसान हो जाएगा। और मोनार्की, अब मैं यहाँ पे अब रिमाइंड करना चाहता हूँ आपको, मोनार्की इसी बेसिस पे रूल करती थी। क्या कहता था वो लुई 14वां, जो फ्रांस का राजा था, जो वर्साई महल बनवाया था, उसको कहता था कि देखो हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं और भगवान ने हमको आकर के कहा है कि शानदार महल बनवाना है। वो सारा टैक्स वसूल करके महल पे खर्च कर रहा था और जनता भूख से मर रही थी। कोई इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान ने कहा है ना, गॉड ने बोला है कि जो है तुम जाओ और जो है रूल करो। जब वाइट लोग आए और ब्लैक लोगों को, ब्राउन लोगों को गुलाम बनाया तो क्या कहा? भगवान ने भेजा है, वी आर द गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड, कि तुमको आकर के सिविलाइज्ड करेंगे। अरे हम तय करेंगे कि हमारी जिंदगी है, इसको हम कैसे जिएंगे। हम तय करेंगे कि हमारे घर में किसका फोटो होगा। हम तय करेंगे कि हमको कौन सा फूल पसंद है, हम उसका गमला लगाएंगे। हमको तुलसी लगाना है, हमको गुलाब का फूल लगाना है, ये हम तय करेंगे। हम तय करेंगे कि हम अपने गॉड से कैसे जुड़ेंगे, हम तय करेंगे। उसका प्रोसेस क्या होगा। वो सूरज है, हाँ। शिवा ने यहाँ से देखा तो ये नीम का पेड़, नीम के पेड़ के माध्यम से देखा, ठीक है। सूरज बहुत तेज चमकता है, इंसान की आंख में इतनी औकात नहीं होती कि सीधे उसको देख पाए। तो हिवा ने सूरज को कैसे देखा? नीम के पेड़ के नीचे से देखा, ताकि पत्तियों की थोड़ी छाया रहे। पर हिवा ने सूरज को देख लिया, समझे कि कुछ है जिससे जिंदगी चलती है, जो हमारी सारी ऊर्जा का स्रोत है। हिवा सूरज को जान गई, लेकिन उसने सूरज को नीम के पेड़ के माध्यम से जाना। तो हिवा से पूछा गया, हिवा सूरज कैसा? तो हिवा ने कहा, मैं बताती हूँ सूरज कैसा। और हिवा ने सूरज बनाया जिसमें सूरज के साथ साथ नीम के पत्ते भी शामिल थे। उसके बाद रोहित से कहा गया, रोहित पता करो कि हमारा जीवन किससे चल रहा है, कौन है जो हमें रोशनी और ऊर्जा देता है। तो सूरज को सीधे तो देखा नहीं जा सकता, इंसान की इतनी हैसियत ही नहीं है। तो रोहित ने चश्मा लगा के देखा, देख लिया, लेकिन किसके साथ देखा? तो रोहित से कहा गया, बताओ बताओ बताओ। तो रोहित ने किताब लिखी, और उस किताब में सूरज तो जितना था सब था, साथ में बहुत सारा चश्मा था। फिर किसी और का नंबर आया,
उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि ऊपर मध्याह्न में चढ़े हुए सूरज को देख ले, तो उसने ढलते हुए सूरज को देखा जो बादलों के पीछे थोड़ा हो रहा था। तो उसने भी देख लिया, पर आधा देखा और साथ में बादल भी देखे। तो उसने भी अपना एक ग्रंथ लिखा जल्दी जल्दी, और ग्रंथ में सूरज तो था ही, लेकिन साथ में बादल भी थे। अब जो देखने वाले थे वो चले गए, जिन्होंने देखा था वो चले गए। उनकी लिखी किताबें बची हैं। किताबों में जिक्र किसका है? सूरज का और चश्मे का। सूरज तो पढ़ने वाले जान नहीं पाते, क्योंकि सूरज तो बताने की चीज नहीं है, सूरज तो अनुभव करने की चीज है। सूरज तो जान नहीं पाते, हाँ चश्मे को जान जाते हैं। तो अब रोहित में और हिबा में बड़ी लड़ाई चल रही है। रोहित हिबा अब नहीं है, रोहित अब एक धर्म का नाम है। रोहित कब का मर गया, और हिबा एक दूसरे धर्म का नाम है। रोहित के धर्म को मानने वाले सारे लोग चश्मे की पूजा करते हैं, और हिबा के धर्म के मानने वाले सारे लोग नीम के पेड़ की पूजा करते हैं। इनके लोगों के अनुसार सूरज चश्मा है, और इनके लोगों के अनुसार सूरज नीम का पेड़, और ये लड़ रहे हैं खतरनाक तरीके से, और मार काट के खत्म कर रखा है। ठीक है, रहते बात करते हैं। हमारी देवी हुई थी हिबा, उन्होंने साक्षात सूरज देखा था, और हमें अच्छे से पता है कि सूरज नीम के पेड़ के साथ ही होता है। और इन्होंने कहा ना हमारे अवतार हुए थे रोहित कुमार, स्वर्ग से उतरे थे, उन्होंने साक्षात दर्शन किए थे सूरज के, और हम आपको बता रहे हैं सूरज चश्मे के साथ ही होता है। अब सूरज तो गया, सूरज की बात कौन करे, चश्मे की बात चल रही है। तो चश्मों और नीम के पेड़ और बादलों, इनको लेके लड़ाइयां हैं। सूरज तो उसकी तो बात ही नहीं है, हो ही नहीं सकती बात। तो ये जो 3 सवाल हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया और मैं कहां जाऊंगा, इस 3 सवाल का जवाब देने के लिए रिलीजन है। हमको जो है एक गवाह क्यों चाहिए कि नहीं, हमने जो है भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास किया, पूरा ध्यान किया है, ये पंडित गवाह है। इसको कौन गवाह बनाया? हमने अल्लाह से जुड़ने की कोशिश की, ये जो है ये मौलाना जो है वो देखे हैं कि नहीं नहीं आप सही, कितना झुकना था, आप सही से झुके कि नहीं झुके। हु आर यू टू डिसाइड इट? और उसको पता है कि इस सवाल का जवाब जो है वो मिलना तो आसान है नहीं, क्योंकि इंसान खुद से बात करना छोड़ करके किसी और से बात कर रहा है। वो तो प्रोसीजर में फंसा हुआ है ना, वो गोल तो भूल गया है। नतीजा क्या होता है कि इसका फायदा उठा करके, जैसे आपको हमने कहा कि कॉर्पोरेट के काम से आप पिसे हुए हैं, स्कूल में इच्छा थी आपको गिटार सीखने की, तो आप जो है किसी दिन सैलरी बचा करके गिटार ले आएंगे, भले आप बजाएं या ना बजाएं। तो वहाँ मार्केट जैसे इंटर करता है, वैसे ही यहाँ पे रिलीजियस अथॉरिटी इंटर करता है। नित्यानंद ने दावा किया कि ऐसा उनके चमत्कार के बल पर हो रहा है। वो भक्तों में ऐसी ऊर्जा भर देते हैं कि उनके भक्त हवा में उछलने लगते हैं। मेरा दुख ही यही है कि धर्म को पाखंडियों ने कहीं का नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से जितने भी समझदार लोग हैं वो धीरे धीरे धर्म से दूर होते गए। कम से कम तो बुद्धिजीवी लोग हैं वो तो अब धर्म को ही गंदा शब्द समझते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये झूठे धर्मगुरु हैं। उनको पता है कि लड़का जो है बनना चाहता था गायक, बन गया इंजीनियर, अपने काम से खुश नहीं है, वहां पे ग्रोथ हो रहा है, फिर भी उसको ग्रोथ दिखाई नहीं देगा। चाहिए ही नहीं यार, मुझे जो है कॉफी पीनी है और तुम मुझे बार बार कहो कि लेमन टी बहुत अच्छा है, तो मैं नहीं लूंगा ना, नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, तो परेशान रहेगा। ठीक है, अब परेशान हर लेवल पे रहेगा, सेक्सुअलिटी के लेवल पे रहेगा, सोशल इंस्टीट्यूशन के लेवल पे रहेगा, लाइफ के एम और ऑब्जेक्टिव और गोल के लेवल पे रहेगा। तो उस परेशानी से शांति के लिए गुरु का प्रादुर्भाव होता है, और गुरु आते हैं, गुरु रास्ता बताते हैं।
गुरु जो रास्ता बता रहे हैं ना, एक्चुअली वो रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा जब आप खुद से बात करना शुरू कर देंगे। अपने आप वो चीजें जो है आपके जीवन में तय होने लगेगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्या करना नहीं अच्छा लगता है। यहाँ आपको करेज की जरूरत है, डिसीजन लेने का। अब आप देखिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप अपने बेडरूम में डेमोक्रेटिक नहीं हैं तो आपका जो है मैरिज लाइफ पीसफुल नहीं रहेगा। ठीक है, आपने अगर अपनी फैमिली में डेमोक्रेटिक नहीं है तो आपका फैमिली लाइफ पीसफुल नहीं रहेगा। सेम चीज जो है वो सोसाइटी और नेशन स्टेट पे भी तो लागू होता है कि अगर आप डेमोक्रेटिक नहीं रहेंगे तो सोसाइटी और नेशन स्टेट भी पीसफुल नहीं रहेगा। और प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन हम कह रहे हैं ये हर स्फीयर में इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज पॉलिटिक्स। हम जब कह रहे हैं एक नए तरीके का ह्यूमन तैयार हो रहा है जिसके सेल्फ के साथ मोबाइल अटैच है और जो कंज्यूमर है वही प्रोड्यूसर बन गया है, तो जो वोटर है उसका डेमोक्रेटिक राइट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्वेश्चन बन गया है। उसको नजरअंदाज करके कुछ नहीं हो सकता है। तो पॉलिटिक्स में डेमोक्रेटाइजेशन एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोनॉमी। कि इकोनॉमी में आप देखिए हर फील्ड में एक मोनोपोली क्रिएट हो जा रही है। जब मोबाइल आया था तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, 10-12 तरह के हम सिम ले सकते थे। धीरे धीरे जो है वो ऑप्शन कम हो गया। मतलब शुरू में जैसे एक ही सिम होता था BSNL या MTNL का, लास्ट में भी ऐसा हो रहा है कि अब लग रहा है कि एक ही तरीके का सिम होगा जियो का। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी में मोनोपोली टू मोनोपोली जो बट इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सोसाइटी गोस फ्रॉम मोनोपोली टू चॉइस। यस, सो इट विल बी डिफिकल्ट टू सस्टेन, लेकिन ये अपने आप तो होगा नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जब सेल्फ के साथ नेगोशिएशन नहीं करते हैं तब आप अपने चॉइसेस को डिटरमिन नहीं कर पाते हैं। वैसे ही कम्युनिटी या सोसाइटी अगर इकोनॉमिक अथॉरिटी या पॉलिटिकल अथॉरिटी के साथ नेगोशिएशन नहीं करेगी तो उसको डेमोक्रेटिक राइट नहीं मिलेंगे। इसीलिए हम जिंदा हैं, हमारी जिंदगी है, तो हमारी जिंदगी की जरूरतों के लिए हल्ला करना, आवाज उठाना और लड़ना भी जरूरी है। बट कमिंग टू द जेंडर कॉन्फ्लिक्ट, जो मतलब अभी ये जनरेशन उससे काफ़ी जूझ रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन व्हाट इज़ गोइंग ऑन? एंड सी, मैं ये कहता हूँ कि नेचर ने हम सबको यूनिक बनाया है। हमारा यूनिकनेस जो है वो हमारी सबसे बड़ी खासियत है। जैसे एक ही माँ बाप के बच्चे, 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। लेकिन सर्वाइवल के लिए हमारा कलेक्टिव होना भी ज़रूरी है, हमारा एक साथ होना भी ज़रूरी है। जेंडर को लेकर के मेरा बहुत ही सिंपल पोजीशन है कि जेंडर का बायोलॉजी से ज़्यादा सोशियोलॉजी से रिलेशन है। इसको हमको समझना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि औरतें पैदा नहीं होती हैं, औरतें समाज में तैयार की जाती हैं, उनको समाज में बनाया जाता है, उनकी सोशल कंडीशनिंग की जाती है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई लड़की जवान हो रही हो, तो अगर वो तेज हंस दे, जोर से हंस दे, है हंसने का तरीका नहीं है, वो तो हंसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जोर से चलने लगे तो कहते इतना तेज क्यों चल रहे हो? बताओ, अगर उसी सोशल कंडीशनिंग में महिला रहती तो हमको हिमा दास मिलती क्या? वो तो तेज दौड़ के ही मेडल लेकर के आई है। तो उस सोशल कंडीशनिंग को ब्रेक करना जरूरी है। मेरे लिए जो को एग्जिस्टेंस है मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। जो अलग अलग जेंडर के लोग हैं उनके बीच में एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो, क्योंकि एक दूसरे के बिना जब हमारी जरूरत नहीं पूरी हो रही है तो एक दूसरे के चॉइसेस के अकॉर्डिंग एक हमारे बीच में पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो है वो बनना चाहिए। किसी के साथ भी शोषण नहीं होना चाहिए। मैं समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि समाज को ऐसा बना देना है कि पहले ये शोषण कर रहा है इसके ऊपर, अब ये शोषण करने लगेगा इसके ऊपर। ये गोल नहीं है। मर्द के साथ भी जस्टिस, औरत के साथ भी जस्टिस, और जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं है उनके साथ भी जस्टिस। दिस इज जेंडर जस्टिस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैंने कहा आपको कि जो रिजीम है वो रिलीजन की थियोलॉजी को ही अपने रूल का आधार बना लिया है। नतीजा क्या हो रहा है कि हर सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे एक प्री मैन्युफैक्चर्ड आंसर जो है वो दिया जाता है। मतलब पति का बात नहीं माने तो पति स्वामी है, वो कुछ भी कर सकता है। पर ये एक फेक विक्टिमाइजेशन तो है, मतलब कि मर्दों को लग रहा है कि भाई अंकल लोग पूरा दिन वही मैसेजेस, वही बातें
30 साल पुरानी व्हाट्सएप पे धपा धप एंड प्रिटेंडिंग टू बी विक्टिम्स ऑफ नथिंग लाइक। नहीं, ये तो होता है ना कि जिनको पहले से बहुत सारी चीजें प्राप्त है, आज जब उनसे वही डिमांड की जाएगी ना, तो वो वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसे अंग्रेज रिएक्ट करते थे कि अरे बेवकूफ, तुमको तो जो है देश चलाने नहीं आता है, हम चलाएंगे ना, हम ब्रिटिशर से हमको ज्यादा बुद्धि है। उसी तरीके से जो है मर्द कह रहा है कि औरतें क्या करेंगी, हम करके देंगे उनको। उसी तरीके से जो भी प्रिविलेज्ड कास्ट या क्लास है वो इसी तरीके का रिएक्शन कर रहा है। लेकिन जैसे अंग्रेजों को जाना पड़ा, जैसे इनको भी जाना पड़ेगा नॉर्मली। ये हमने पूरी बात सेल्फ को लेके किया, पूरा पॉडकास्ट सेल्फ और सेल्फ के नेगोशिएशन पर है। तुम अभी इलेक्शन हार के आए हो, हार के नहीं लड़के आए हाँ लड़के आए हो ठीक है, इलेक्शन लड़के आए हो, तो अब सेल्फ के साथ क्या नेगोशिएट किए हो? यहाँ मैं दो चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। एक, हम लोग जो बात किए हैं वो सेल्फ के पूरे डिस्कोर्स को कवर नहीं करता है। सेल्फ के बनने का भी अपना एक कलेक्टिव प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि लोग गलत मीनिंग निकालने लगे। मेरे माँ बाप अगर साथ नहीं होते तो मेरा सेल्फ तैयार ही नहीं होता। Exactly. इसीलिए कभी भी ये सेल्फ वर्सेस कलेक्टिव नहीं करना चाहिए। सेल्फ से कलेक्टिव बनता है, कलेक्टिव से जो है सेल्फ तैयार होता है। इसको क्लियरली समझना चाहिए। जिंदगी में हम कभी नहीं सोचे थे कि हम कभी चुनाव लड़ेंगे, हम पॉलिटिशियन बनेंगे, हम सांसद बनेंगे या मंत्री बनेंगे। ये मेरे एम्बिशन में था ही नहीं। जैसे आपको कई बार कंडीशन फोर्स करती है, जैसे बरसात हो रही है तो छाता लेके चलेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें स्वेटर पहन के आप घूमेंगे, सर्दी आएगी तो स्वेटर पहन करके घूमेंगे। तो लाइफ ने वो सिचुएशन ऐसे थ्रो किया कि आराम से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, देश के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई ख़त्म करेंगे, नौकरी करेंगे और अपने सेल्फ के साथ नेगोशिएट करते हुए अपने जो इंडिविजुअल एस्पिरेशन है उसको जीते हुए जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने की कोशिश करेंगे। इट वॉज द प्लान। देन सडनली ए न्यू गवर्नमेंट केम एंड दे आर इंटरिंग इन योर पर्सनल स्पेस। तो स्वाभाविक रूप से जो है एक जो है उसका रिस्पॉन्स आएगा, जिसकी नौकरी छिन जाएगी, जिसका एजुकेशन छिन जाएगा, जिसका लाइफ में जो एक ईज है वो छीन लिया जाएगा, सेंस ऑफ एसोसिएशन को अटैक किया जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से एक जो है रिस्पॉन्स आएगा। वो रिस्पॉन्स हम लोग दिए, गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, दुनिया बदल गई है, अब ये सब संभव नहीं है। हमने कहा आपके लिए बदल गई होगी, हमारे लिए हमारी ज़िंदगी आज भी हमारे हाथ में है। तो वही जो हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में है, ये जो हमारा एक समझ है, इसको जीने का प्रयास कर रहे हैं। और चुनाव लड़ना भी उसी का एक स्टेप था। तो चुनाव लड़े और रिजल्ट जो है वो उनके पक्ष में आया, नंबर में जो है हमारे खिलाफ आया। तो अभी चुनाव लड़ने का एक एक्सपीरियंस भी हमको अपने सेल्फ के साथ नेगोशिएट करने में, सेल्फ के साथ कॉन्वर्सेशन करने में मदद कर रहा है। जैसे ये सवाल जब लोग हमको पूछते थे कि वाई CPI, नाउ आई कैन टेल वाई CPI। जब ये लोग सवाल पूछते थे कि क्या होगा अगर आप एक सीट जीत भी जाएंगे, तो नाउ आई कैन क्लियरली आंसर इट। लोग ये भी पूछते थे कि पूरी तरीके से जो है पूरी दुनिया में ही एक जो है राइट रिएक्शनरी हेजमनी बन गई है, और जो सही लॉजिकल रेशनल प्रोग्रेसिव बात कहने वाले लोग हैं उनको पूरी तरीके से बदनाम कर दिया गया है, उनको डिमीन कर दिया गया है। तो इस सफोकेशन से कैसे बाहर आएंगे? नाउ आई कैन टेल देम कि कैसे बाहर आए हैं, क्योंकि ये सब ऑलरेडी जो है हम फेस कर चुके हैं। तो योर नेगोशिएशन विद सेल्फ इज राइट नाउ कि तुम तो जो बोल रहे थे तुम वही बोलोगे, तो रिजल्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, और यही डायरेक्शन में आगे जाते जाते अगर पॉलिटिकल सक्सेस ना भी मिली तो तुमने जो एक सेल्फ के साथ नेगोशिएट करके एक लाइन तैयार किया वो तो फॉलो करोगे ही। लेकिन जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है वो सिर्फ मेरा स्टेट ऑफ माइंड नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन को और भी लोग झेल रहे होंगे, और वो सब भी अगर सेल्फ से बातचीत करने के लिए और सेल्फ को आइडेंटिफाई करने की
कोशिश में लगेंगे, तब जाकर के वो कई सेल्फ मिल करके एक कलेक्टिव बन सकता है जहाँ एक नया स्ट्रक्चर हम खड़ा कर सकते हैं. सो इट विल टेक टाइम. फिर अगेन ये बहुत लंबा प्लान है, 15 साल का. अगेन कि हम अपनी ज़िंदगी जीते हुए, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको क्वेश्चन करेंगे, और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करेंगे. क्या मोस्ट सुटेबल कलेक्टिव के लिए जिसके साथ सेल्फ नेगोशिएट कर सके, अल्टरनेटिव हो सकता है, वो अल्टरनेटिव भी सुझाने का प्रयास करेंगे. ह्यूमन और इकोलॉजी, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है. मतलब किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये है. इसको बस लोग नजरअंदाज किए जा रहे हैं, लेकिन ये आज के डेट में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है. ये लेफ्ट वर्सेस राइट से भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है. ये मतलब करंट प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बेटे के बीच के जो डिस्कोर्स है उससे भी ज़्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है. बिल्कुल. ह्यूमन वर्सेस इकोलॉजी. इसमें यहाँ पूरी की पूरी ह्यूमन सोसाइटी को नेचर के साथ जो है ना एक नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है. चलिए हम आपको इतना एक्सप्लॉइट करेंगे और इतना आपको प्रिजर्व करेंगे. अगर ये नहीं तय कर पाएगा तो पूरा का पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है बहुत सीवियर क्राइसिस फेस करने जा रहा है. सो दिस इज नंबर 1. सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट इज कि ये देश बहुत डाइवर्स है. लाइक यू हैव डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड, आई हैव डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड. तो अपनी आइडेंटिटी इंटैक्ट रखते हुए एक कलेक्टिव रिलेशनशिप कैसे डेवलप किया जाए. सो सेकेंड इज इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव. कलेक्टिव हम इसलिए बोल रहे हैं कि इट कैन बी, कलेक्टिव वर्ड कैन बी रिप्लेस विथ समटाइम्स विथ स्टेट, समटाइम्स विथ सोसाइटी, समटाइम्स डिफरेंट थिंग्स. और तीसरा है वो है जेंडर का क्वेश्चन, कि मतलब मेजरली जो एक ह्यूमन बीइंग के बीच में जो एक डिफरेंशिएशन है वो जेंडर के बेसिस पे है. और वो तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है. आई थिंक दैट्स we've had a heavy discussion this time. हाँ, क्योंकि इस बार जो है हम लोग मोदी जी पे बात नहीं कर रहे थे. हाँ, मोदी जी पे बात करेंगे तो जो है वो ऐसे अपने आप में वो लाइट हार्टेड हो जाता है. क्यूट है मोदी जी एक्चुअली. बट हाँ, दिस इज अ गुड टाइम फॉर लाइक लीविंग पीपल हैंगिंग फॉर मोर. मैं पता नहीं है कब डालूंगा पर आराम से डालूंगा. हाँ, ये अब आपकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैं राइट टू प्रॉपर्टी के खिलाफ हूँ. चलो, थैंक यू. खबरदार, इंसानी हैवानों से खबरदार, खबरदार. संस्कृति बन गई है व्यापार, खबरदार. अभिमान वटा के बन समझदार, खबरदार. खबरदार, खबरदार. अभिमान वटा के बन समझदार, खबरदार. संस्कृति बन गई है व्यापार, खबरदार. इंसानी हैवानों से खबरदार, खबरदार. खबरदार, खबरदार.